नमस्कार, जनधारा छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पंकज शर्मा। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ खबरों का सिलसिला। मुख्यमंत्री निवास में मनाए गए तीजा पोरा तिहार कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव एक साथ अगल बगल बैठे नजर आए। इस दौरान काफी देर तक उनके बीच बातचीत भी हुई। गौरतलब है कि पिछले दिनों दोनों के बीच जो कुछ हुआ वो चर्चा का विषय रहा, जिसके बाद पहली बार दोनों एक साथ एक मंच पर नजर आए। उनके एक साथ मंच साझा किए जाने को लेकर माना जा रहा है कि उनके बीच बीते दिनों से जारी आपसी तनाव अब खत्म हो गया है। इसे अब सियासत की एक नई करवट मान रहे हैं, तो वहीं विपक्ष अब भी मामले को तूल देने में लगा हुआ है। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूलों को खोले जाने के बाद सरकार ने इसके जरिए हर वर्ग तक बेहतर शिक्षा पहुंचाने की बात कही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी लगातार हर दौरों में इसकी तारीफ करते नजर आते हैं। फिर एक बार उन्होंने स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल का बखान किया है। वहीं तीजा तिहार के लिए पहुंचे कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ताओं को भी इन स्कूलों का अवलोकन कराया है। देखिए, दिखावा वो कितना भी कर लें, परंतु पूरी वास्तविक स्थिति पूरी प्रदेश की जनता समझ चुकी है, जान चुकी है। केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश भी हो चुके हैं और जो है ये आमने सामने तो प्रेम से दिखते हैं और जैसे ही दूर होते हैं तो खंजर लेके खड़े हुए दिखाई देते हैं। ये लोग छत्तीसगढ़ का इससे बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 49-50 का बहुमत होता था, परंतु उसके बाद भी 15 साल स्टेबल सरकार चली, स्थायी सरकार चली। आज 70 का बहुमत होने के बाद भी सरकार में जितनी उपापोह, असमंजस और आपसी लड़ाई है, उसके कारण छत्तीसगढ़ का विकास अवरुद्ध हो रहा है। फिर चर्चा में आप और सिंहदेव जी आपस में काफी लंबे समय तक बातचीत कर रहे थे। हमेशा बात करते रहते हैं, ये आप ही लोग हैं जो दूरियां बढ़ा देते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज उनके निवास कार्यालय में खनिज विकास निधि सलाहकार समिति की बैठक हुई। इस बैठक में खनिजों के विकास से संबंधित लगभग 267 करोड़ रुपए के प्रस्तावों का अनुमोदन भी किया गया। ये प्रस्ताव खनिज साधन विभाग और छत्तीसगढ़ राज्य खनिज विकास निगम की विभिन्न परियोजनाओं से संबंधित हैं। गौरतलब है कि राज्य शासन को प्रतिवर्ष खनिज राजस्व से प्राप्त होने वाली राशि में से 5% राशि खनिज विकास निधि में रखी जाती है, जिसका उपयोग प्रदेश के विकास और नए खनिज क्षेत्रों की खोज आदि में खर्च किया जाता है। इस बैठक में संबंधित विभाग के सभी बड़े अधिकारी भी मौजूद रहे और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव रामकृष्ण केयर अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने सुयश अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर मनोज लाहौटी से भेंट कर उनका हाल जाना। विगत दिनों महिला आयोग के कार्यालय में डॉक्टर मनोज लाहौटी के साथ मारपीट की घटना हुई थी, जिसके बाद वे रामकृष्ण केयर अस्पताल में अपना इलाज करवा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने उनसे भेंट कर घटनाक्रम के बारे में जानकारी प्राप्त की एवं इस घटना की कड़ी निंदा की। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर चल रही सियासत और भी गर्माती नजर आ रही है। आज इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी के रायपुर जिला कार्यकर्ताओं की आवश्यक बैठक रखी गई थी, जहां धर्मांतरण के मामले पर सरकार को घेरने रणनीति बनाई गई। इस बैठक में पूर्व मंत्री राजेश मूणत सहित श्रीचंद सुंदरानी, मीनल चौबे और रायपुर भाजपा के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। इसके बाद बैठक में मौजूद सभी भाजपा कार्यकर्ता पुरानी बस्ती थाना पहुंचे और थाना प्रभारी को ज्ञापन भी सौंपा। बैठक के बाद पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने धर्मांतरण के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए कई तंज कसे। वहीं पुलिस पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए सरकार को चेतावनी दी है कि यदि कल सुबह तक पादरी के ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो भाजपा के कार्यकर्ता बड़ा विरोध प्रदर्शन राजधानी रायपुर में करेंगे। भारतीय जनता पार्टी रायपुर शहर की एक आवश्यक बैठक कार्यकर्ताओं की हुई है, जिसमें विगत 2 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी लगातार जिस मुद्दों को लेकर के सरकार का ध्यान आकर्षित कर रही थी कि छत्तीसगढ़ प्रांत में धर्मांतरण बढ़ा है
और पादरी के खिलाफ में, उनके खिलाफ में भी FIR काउंटर होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने देशद्रोह की बातचीत कही है, उन्होंने संविधान को जलाने की बातचीत कही है, उन्होंने प्रलोभन के आधार पर जो प्रदेश के अंदर धर्मांतरण हो रहा है उसको चुनौती दिया, हम करते रहेंगे। इसको लेकर भाजपा का प्रतिनिधिमंडल जा रहा है और कल सुबह तक अगर उस पादरी की गिरफ्तारी नहीं हुई तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता 11 बजे एक बड़ा धरने का कार्यक्रम करेगा। इधर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार बघेल द्वारा दिए गए आपत्तिजनक बयान को लेकर उन पर कार्रवाई की जा रही है। आज न्यायालय में पेश किए जाने पर उन्होंने जमानत लेने से मना कर दिया, जिसके चलते उन्हें जेल भेज दिया गया है। उनके जेल जाने से पहले पूर्व मंत्री राजेश मूणत का बयान भी सामने आया है। उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर तीखा प्रहार करते हुए बयान दिया। पिताजी पोस्ट डालते हैं, महीनों बाद, सालों बाद आप उसके ऊपर एक्शन लेने की बात करते हो, कानून बड़ा नहीं है। मैं कह रहा हूँ आपके सामने कोई बड़ी बात नहीं, 2-4 दिन में कभी उनको अरेस्ट भी कर लें, उंगली कटा के शहीद बन जाए, कि कानून से बड़ा कोई नहीं, मैंने अपने पिताजी को अंदर कर दिया। ये राजनीतिक नौटंकी हमें भी आती कैसे होती है। उत्तर प्रदेश का चुनाव है, वोट को साधने की राजनीति है, इसलिए उत्तर प्रदेश में जाके उनके पिताजी ने जो शब्दों का प्रयोग किया एक समाज के लिए, भारतीय जनता पार्टी उसकी निंदा करती है। कहीं उत्तर प्रदेश की सरकार उसको गिरफ्तार ना कर ले, इसलिए छत्तीसगढ़ की सरकार ने अपना जाल बिछाया। प्रदेश में कोरोना के मद्देनजर गणेश उत्सव को लेकर जिला प्रशासन ने गाइडलाइन जारी की है। गाइडलाइन के अनुसार पंडालों में 8 फीट की ऊंचाई वाली गणेश प्रतिमा भी स्थापित की जा सकेगी। प्रशासन के इस कदम से मूर्तिकारों में असंतोष है। असंतोष का एक बड़ा कारण बीते 3 महीनों में मूर्तिकारों को हुआ आर्थिक नुकसान भी है, क्योंकि अब गणेश चतुर्थी को सिर्फ 3 दिन शेष है। तब इसमें कम समय में कैसे कोई मूर्तिकार बड़ी प्रतिमा का निर्माण करे, ये भी एक बड़ा सवाल है। वहीं कोविड गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए पंडालों के आकार को भी छोटा रखने और एक बार में सिर्फ 50 दर्शनार्थियों को उपस्थित रहने की अनुमति का फरमान भी जारी किया गया है। ऊंचा पंडाल नहीं बना रहे हैं और जो हमारी मूर्ति की हाइट भी है वो गाइडलाइन को देखते हुए हम 6 फीट के आसपास की ही मूर्ति हमारी बनी हुई है। और कोरोना काल चल रहा है, इस विषय को लेकर हमारे समिति के हर युवा साथी जागरूक भी है और यहाँ हम सैनिटाइजर मशीन भी लगाएंगे, जिससे कोई दर्शनार्थी आए तो सैनिटाइजिंग हो के आए, सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पालन करे, बिना मास्क के हम किसी को प्रवेश करने में यहाँ नहीं देंगे। और बहुत ही सोच समझ के देखते हुए, सिचुएशन को देखते हुए पूरी व्यवस्था समिति की ओर से की गई है। कम समय में आदेश देना, उस समय भी 4 फीट की मूर्ति में दिए हैं जो आदेश, उसमें भी मूर्तियां कैंसिल हुई है। अभी 2-4 दिन बचे हैं, उसमें गाइडलाइन दिए हैं कि 4 फीट नहीं 8 फीट की मूर्ति बैठेंगी, तो उसमें भी कम समय में कलाकार क्या कर लेगा। कच्चे मट्टी काम है, समय लगता है बनाने में, तो नासंतुष्ट है, हम लोग नहीं कर पाएंगे इतना कम समय मूर्ति। समिति सब वापस हो रही हैं। रायपुर के नवनियुक्त एसपी प्रशांत अग्रवाल ने चार्ज संभालने के बाद जिले के सभी थाना प्रभारियों और सीएसपी की बैठक लेकर कई निर्देश दिए हैं। वीआईपी न्यूज से एसपी प्रशांत अग्रवाल ने खास बातचीत भी की। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। फेरबदल के बाद रायपुर के नए एसपी प्रशांत अग्रवाल ने कमान संभाल ली है। चार्ज लेने के बाद एक बड़ी बैठक उन्होंने टीआई और जो सीएसपी स्तर के अधिकारी हैं उनके लिए है, उनको आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया गया है। हमारे साथ प्रशांत अग्रवाल जी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। पहले आपको बधाई रायपुर की। धन्यवाद। क्या चुनौतियां रहेंगी, क्योंकि कई जिलों की आपने कमान संभाल चुके हैं पहले, अब किस तरह देखते हैं रायपुर को? रायपुर डेफिनेटली राजधानी होने के नाते एक बड़ा कार्य क्षेत्र के साथ साथ एक बड़ी जिम्मेदारी इसको मानते हैं। जो भी यहाँ पे क्राइम को लेकर के कुछ इश्यूज़ हैं, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के जो भी इश्यूज़ आते रहते हैं, फोर्स के जो यहाँ पे चीज़ें हैं, उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कोशिश रहेगी कि पुलिसिंग का बेहतर काम कर पाएँ। बैठक आपने ली है तमाम जो पुलिस के अधिकारी हैं उनकी, क्या कुछ टारगेट उनको दिया गया, क्या लक्ष्य दिया गया? अभी तो उनसे बेसिक चर्चा की गई है कि कैसा क्षेत्र है यहाँ पे, और उसके अलावा पुलिस के जो बेसिक सिद्धांत हैं उन्हीं पे काम करने के लिए निर्देश दिए गए हैं कि हम क्राइम को प्रिवेंट करने की दिशा में काम करें। क्षेत्र में अपनी पेट्रोलिंग अच्छी हो, गश्त अच्छी हो, लोगों से संपर्क अच्छा हो, जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं उनकी जानकारी हमारे पास जो थानों में रहती है वो अपडेटेड रहे,
और कुछ जो नशे वाली बुराइयां हैं, कुछ जुआ सट्टा जैसी बुराइयां जिनकी वजह से दूसरे अपराधों को कहीं ना कहीं दूसरे अपराध घटित होते, तो उन चीज़ों पे लगाम लगें और क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने की हर संभव कोशिश करेंगे। नशे का जो नेटवर्क है, बीच में एक बड़ी कार्रवाई हुई थी, कई जो आरोपी हैं उसमें पकड़े गए थे। क्या इसको लेकर कुछ अलग से प्लानिंग है नेटवर्क को? और रायपुर पुलिस ने पहले भी काफ़ी सारे फील्ड्स पे अच्छा काम किया है। नशे को लेकर के बड़ा नेटवर्क पकड़ा है, तो उसको लेकर के हम और रिव्यू करेंगे। और कुछ क्षेत्रों में हो सकता है इस तरीके की चीज़ें हों तो उन पर कार्रवाई करी जाएंगी। कुछ लोग एब्सकॉन्डिंग होंगे इसको लेकर के, यदि वो अभी भी एक्टिव होंगे तो उन पर भी कार्रवाई करी जाएगी। तो इस प्रकार से और विस्तृत समीक्षा करने के बाद उचित रणनीति इस पर बनाएंगे। चाकूबाजी की घटना को रोकने कोई विशेष प्लान है क्या? क्योंकि दुर्ग में आप थे, वहाँ भी कुछ घटनाएं यहाँ पर हुई थी, लेकिन रायपुर में कुछ दिनों से काफ़ी बड़ी संख्या में घटनाएं हुई हैं। चाकूबाजी की घटना के कारण कई बार नशा भी रहता है, नशे में आदमी जल्दी से चाकू मार के चले जाता है, तो कोशिश रहेगी नशे पे थोड़ी और लगाम कसने की। उसके अलावा जो फ्रीक्वेंट चेकिंग्स वगैरह अपन लोग कराते रहते हैं, कई बार उससे भी थोड़ा दबाव रहता है, लोग ये लेकर के नहीं चलें। ऑनलाइन भी बहुत जगह से लोग चाकू मंगाते रहते हैं, फैंसी चाकू काफ़ी सारे पोर्टल्स पे अवेलेबल हैं, तो उस पर भी रायपुर पुलिस ने पहले भी कार्रवाई करी। उस तरीके की और कार्रवाइयाँ भी करेंगे ताकि ऐसी चीज़ें लोगों के पास ना रहें, तो ऐसी घटनाएँ कमी होंगी। तो ये थे हमारे साथ रायपुर के नए एसपी प्रशांत अग्रवाल, जिनका कहना है कि क्राइम पर कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी और जो चाकूबाजी जैसी घटनाएं हैं उस पर रोक लगाने एक नया अभियान चलाया जाएगा। कैमरामैन मनीष मिश्रा के साथ हेमंत शर्मा, VIP न्यूज़, रायपुर। और रायपुर जिले में लगातार सड़क दुर्घटनाओं में इजाफा हो रहा है। सबसे ज्यादा मौतें 25 से 35 वर्ष के बाइक सवार युवकों की हो रही है। पिछले साल की तुलना में मृतकों और घायलों की संख्या इस बार काफी बढ़ी है। वहीं जिले में 2 नए दुर्घटना स्थल भी चिन्हित किए गए। वर्ष 2019 में 2146 सड़क दुर्घटनाएं दर्ज की गई थी, जिसमें अगस्त माह में 161 दुर्घटनाएं हुई थी। वहीं दुर्घटना की वजह से 20 लोगों की जान गई और 104 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। साथ ही 2020 में 152 सड़क दुर्घटनाएं हुई। 2021 में हालांकि 138 सड़क दुर्घटनाएं हुई, जो बीते वर्ष की तुलना में कम है, मगर मौत के आंकड़े बढ़ गए। 37 लोगों की मौत इस वर्ष के अगस्त माह में ही हुई है। ट्रैफिक DSP सतीश ठाकुर बताते हैं कि लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने से अधिकांश सड़क दुर्घटनाएं देहात के क्षेत्रों में हो रही है। हम लगातार जागरूकता अभियान चलाकर ट्रैफिक चौपाल भी लगा रहे हैं। सड़क दुर्घटना में मृत्यु होने वालों की संख्या 311 थी और इस वर्ष 2021 में जनवरी से अगस्त तक 311 लोग की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हुई है। तो 10 लोगों की संख्या अधिक हुआ है। जिस हिसाब से सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ रहा है, वाहनों की लगातार वृद्धि हो रही है, तो यातायात पुलिस लगातार प्रयासरत है कि जो दुर्घटनाजन्य क्षेत्र हैं और अधिकांश जो दुर्घटनाएँ हो रही है वो देहात क्षेत्र में हो रही है लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने के कारण। तो हम लोग लगातार जागरूकता अभियान भी चला रहे हैं, ट्रैफिक चौपाल का भी कार्यक्रम कर रहे हैं, चालानी कार्रवाई भी कर रहे हैं। तो लोगों से भी अपील है कि नियमों का पालन करें, सावधानीपूर्वक वाहन चलाएं, तो निश्चित रूप से सड़क दुर्घटनाएं का जो ग्राफ बढ़ा है उसमें कमी आएगी। चिंता की बात यह है कि ज्यादातर सड़क दुर्घटनाओं में 30 से 35 वर्ष के युवाओं अपनी जान गंवा रहे हैं। वहीं अधिकांश दुर्घटना ओवरटेक करते समय या फिर शराब पीकर वाहन चलाने वालों की हुई है। मूल कारण सड़क में दुर्घटनाएं जो 70% है, 2 पहिया वाहन चालक सड़क दुर्घटना का शिकार हुआ है, वो भी भारी वाहन के कारण, एक्सीडेंट के कारण। तो जो ओवरटेक करते हैं वो खतरनाक ढंग से करते हैं और शाम के समय जो 5 बजे से लेकर 8 बजे तक वो दुर्घटना का समय रहता है। और ओवरटेकिंग और नियमों का पालन नहीं करना और शराब पी के वाहन चलाना, ये दुर्घटना का कारण निकल के आया है, जिसमें जो दुर्घटना में मृत्यु होने वाले का एज भी 25 वर्ष से 35 वर्ष के अधिक रहता है। तो और देहात क्षेत्र में एक्सीडेंट अधिक हो रहा है। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से यातायात पुलिस लापरवाह वाहन चालकों पर कार्यवाही भी कर रही है। इस साल अब तक 47,270 लोगों से 1,95,41,800 रुपए समन शुल्क वसूला जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद लोग लापरवाह तरीके से सड़क हादसों का शिकार हो रहे हैं। VIP न्यूज के लिए रायपुर से वीडियो जर्नलिस्ट मनीष मिश्रा के साथ हेमंत शर्मा की रिपोर्ट। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। हमारा लक्ष्य है खबरें जो जागरूक कर सके जनगण के मन को, खबरें जो बेबाक हो, खबरें जो निष्पक्ष हो, खबरें जिनमें सत्य की अनुगूंज हो, खबरें जिनमें बदलाव का राग हो। आइए खबरों से आवाम को जगाते हैं,
झूठ को सच का आईना दिखाते हैं। देश और दुनिया की खबरों के साथ छत्तीसगढ़ की खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आइए अब देखते हैं आप सभी का पसंदीदा कार्यक्रम सुभाष की बात। छत्तीसगढ़ में महिलाओं के लिए सबसे बड़ा त्यौहार तीजा पोरा मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री निवास को मायका घोषित किया गया है और मुख्यमंत्री निवास को सजाया गया है तीजा पोरा के लिए। आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपनी बहनों को जो स्व सहायता समूह से जुड़ी हैं, जो आर्थिक स्वावलंबन के लिए काम कर रही हैं, उनका 12 करोड़ 77 लाख रुपए का जो उन पे ऋण था उसको उन्होंने माफ़ करने की घोषणा की है। भूपेश बघेल लगातार स्थानीय अस्मिता और छत्तीसगढ़ की अस्मिता से जुड़ी चीज़ों के लिए काम कर रहे हैं। जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं उन्होंने छत्तीसगढ़ की अस्मिता को जगाने वाले, यहाँ के लोगों में एक स्थानीय भाव भरने की बहुत सारी कवायद की है। उसमें चाहे किसानों की ऋण माफ़ी हो, चाहे समर्थन मूल्य पे धान खरीदने की बात हो, चाहे गोबर खरीदने की बात हो, चाहे नरवा गुरवा बाड़ी के जरिए गांव की अर्थव्यवस्था को सुधारने की बात हो, चाहे आदिवासी विश्व दिवस के दिन अवकाश की बात हो, और ख़ास करके तीजा पोरा, हरेली, इन त्योहारों को जो छत्तीसगढ़ के स्थानीय त्यौहार थे उनको उन्होंने एक बड़ी महत्ता दी है। मुख्यमंत्री निवास सजा हुआ है, बाहर से भी कांग्रेस की नेत्रियां भी आई हैं मुख्यमंत्री भाई के यहाँ अपना तीजा पोरा मनाने के लिए। छत्तीसगढ़ की बहनें भी आ रही हैं। छत्तीसगढ़ में ये त्यौहार की जो शुरुआत है वो करू भात से होती है। जो बहनें हैं, जो विवाहित बहनें हैं, वो अपने पति के लिए, के जीवन के लिए वो उपास रखती हैं निर्जला, और फिर उपास रह के वो शिव की आराधना करती हैं। शिव पार्वती से के मिथक के कारण ये कथा जुड़ी है। दरअसल हम अगर इस तरह से कहें कि जो बहनें हैं तो बहनों को लेकर बहुत सारी बात है कि माँ का चौका, मेज पिता की, दादी का चश्मा, दादा के हुक्के तक का, बिटिया का जिम्मा, घुटनों घुटनों सरक सरक कर खड़ी हो गई है, बिटिया बड़ी हो गई है। जब बिटिया बड़ी होती है तो निश्चित रूप से उसका विवाह किया जाता है, और विवाह में उसको अपने शहर में या शहर के बाहर जहाँ कहीं उसका ससुराल मिलता है, जो जरूरी नहीं कि गेंदा फूल हो, तो उस ससुराल में बहन जाती है, पर उम्मीद से जाती है कि भाई उसको विशेष त्यौहार पर, चाहे वो तीजा पोरा हो, रक्षाबंधन हो, भाई दूज हो, बुलाएगा और अपने घर में अच्छे से रखेगा। भले ही वो एक दिन के लिए बुलाए पर उसको अच्छे से रखेगा, और ये परंपरा का निर्वाह भाई लगातार कर रहे हैं। और छत्तीसगढ़ में चूंकि ये सबसे बड़ा त्यौहार है, इसीलिए मुख्यमंत्री ने इसको समझा और इस दिन के दिन अपने मुख्यमंत्री निवास को बहनों के लिए मायका घोषित किया। उन्होंने महिलाओं के स्वावलंबन के लिए लगातार बहुत सारी योजनाएं लाई हैं, और लगातार छत्तीसगढ़ की महिलाएं खास करके स्व सहायता समूह से ऐसा काम कर रही हैं कि जो देश में अनुकरणीय है। बहुत सारे काम यहाँ पर हुए हैं। जो गोठान भी बने उससे भी महिलाओं को जोड़ा गया है, महिलाओं को छोटे छोटे काम से जोड़ा गया है। एक जो छत्तीसगढ़ में नहीं पूरे देश में ये बात हुई है कि अगर अब महिलाओं के नाम से संपत्ति की रजिस्ट्री होती है तो उसमें रजिस्ट्री शुल्क ज़्यादा लगता है। कानून कहता है कि पिता की संपत्ति में लड़कियों का भी बराबरी का हक है, पर समाज लड़की और लड़कों में भेद करता है। इसीलिए अधिकांश लड़के जब बहन मायके चली जाती है तो बहन मांगती भी नहीं है अपने राइट, और भाई उदारता से देते भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये त्यौहार उनको उऋण होने का एक मौका देते हैं, बहन भाई के स्नेह को दर्शाते हैं। तो आज छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा त्यौहार तीजा पोरा का है। पोरा एक कृषि से जुड़ी बातचीत भी है। दरअसल महाराष्ट्र में इसको पोला बोलते हैं, कहीं पोरा बोलते हैं। बैलों की पूजा, चूँकि छत्तीसगढ़ का पूरा इलाका ग्रामीण है जहाँ पे कृषि है, तो पोला का त्यौहार होता है जिसमें बैलों को सजाया जाता है, बैलों की पूजा होती है, बैलों की दौड़ होती है। चूँकि अभी कोरोना के बाद कोई रिस्ट्रिक्शन है तो उस तरह से बैलों की दौड़ नहीं हो रही है, पर बैलों की दौड़ होती है। उसके पीछे ये है कि जो हमारे पशुधन हैं हम उनके प्रति एक कृतज्ञता भाव दिखाएं, चूँकि उनसे हमारी आर्थिक आजीविका जुड़ी है। छत्तीसगढ़ उन राज्यों में है जिसने अपने पशुधन के प्रति अतिरिक्त भाव दिखाया है। इसीलिए यहाँ पर गोबर जैसी चीज़ जिसका कोई मूल्य नहीं था उसकी भी खरीदी यहाँ हो रही है। अभी हाल ही में
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने बहुत सारे ऐसे निर्णय लिए हैं जो लंबे समय से लंबित थे। बहुत सारी नौकरियां निकली हैं। विद्युत मंडल में बहुत सारे बेरोजगारों के लिए नौकरी निकली है, व्याख्याता प्रोफेसर के लिए नौकरी निकली है। इसके अलावा बहुत सारी नौकरियां जो सरकारी क्षेत्र में हो सकती हैं वो निकली हैं। कर्मचारियों का डीए बढ़ा है। जो जो संभव हो पा रहा है, भूपेश बघेल आने वाले चुनाव की तैयारी के लिए अभी से वो सारी तैयारी कर रहे हैं और वो ऐसी कोई चीज़ नहीं छोड़ना चाहते, किसी वर्ग को नहीं छोड़ना चाहते जो जिसको लगे कि सरकार ये कर सकती थी और सरकार ने ऐसा नहीं किया। तो आज तीजा पोरा के बहाने लगातार जब से भूपेश बघेल बने वो स्थानीयता को उन्होंने आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल बनाने के बाद अब उन्होंने हर जिले में उत्कृष्ट स्कूल आत्मानंद जी के नाम से बना रहे हैं। तो जो संभव हो रहा है छत्तीसगढ़ में, जिसकी भी कल्पना एक अच्छे राज्य में हो सकती है, वो करने की लगातार कोशिशें हैं और उसी कोशिशों का अगर ये परिणति है कि मुख्यमंत्री निवास आज बहनों के लिए मायका बना हुआ है। तीजा पोरा के अवसर पर मुख्यमंत्री निवास में रई चूली, चक्री, झूला, ठेठरी, खुरमी जैसे छत्तीसगढ़ी व्यंजन बने हैं। नांदिया बहेला के साथ सेल्फी जोन बना है ताकि महिलाएं जिनके लिए ये एक दिन का मायका है वे अपने मायके में आकर इसको एंजॉय कर सकें, उनको लगे कि हाँ ये भी हमारा घर हो सकता है। सामान्य महिला के लिए मुख्यमंत्री निवास के दरवाजे बहुत एक तिलस्म की तरह होते हैं, पर आज के दिन मुख्यमंत्री निवास के दरवाजे लगातार खोले गए हैं, पिछले सालों में भी खोले गए हैं। ये जो तीजा पोरा का त्यौहार है वो इसीलिए कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए एक अलग तरह की नई पहचान के साथ छत्तीसगढ़ में आया है। पहले भी ये त्यौहार आता रहा है पर ये परंपरागत रूप से एक परिवार के बीच में, भाई बहन के बीच में मनाया जाता था, पर अब इसमें सरकार भी शामिल हो गई है। अब नांदिया बहेला की जो पूजा है वो केवल घर तक नहीं है, वो सीएम हाउस में भी हो रही है और बहुत सारी बहनें न केवल राज्य से आई हैं, राज्य के बाहर से भी आई। मगरलोड में एक बेटे ने अपनी मां को सिर्फ इस बात पर मार डाला क्योंकि उसकी मां ने उसे काम के लिए कहा था। ये बात उसके बेटे को इतनी नागवार गुजरी कि उसने अपनी मां को मौत के घाट उतार दिया। ये पूरा मामला पुलिस चौकी करेली बड़ी का है। जांजगीर में शराब दुकान और ज्वेलरी शॉप को निशाना बनाने वाले 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। चोरी के इन आरोपियों के कब्जे से 12 लाख रुपए की 16 किलो चांदी के आभूषण और 7,78,000 रुपए नकद जब्त किए गए। जांजगीर चांपा जिले की सरस्वती उच्चतर माध्यमिक शाला गोधना में शिक्षकों की भर्ती में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। कोरोना की आपदा को यहां के समिति अध्यक्ष, प्राचार्य और जिले के अधिकारियों ने अवसर बना लिया है और शासन प्रशासन की स्वीकृति के बिना ही 8 पदों पर भर्ती कर ली है। इस मामले में शिवसेना ने डीईओ को मामले की शिकायत करते हुए जांच की मांग भी की है। बच्चों को भर्ती वहाँ पे लिया गया है, वहाँ पे इनके पास इस प्रकार के कोई भी प्रमाण पत्र नहीं है, तो इससे जो शिक्षित व्यक्ति हैं जो डीएड बीएड किए हुए अभी घूम रहे हैं उनको कहीं ना कहीं हक व अधिकार को मारा गया है। तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ हम जांच करके कार्रवाई करने की मांग को लेकर ज्ञापन माननीय कलेक्टर महोदय को सौंपे हैं। वो जो डीओ है उनका खुद के बच्चे का वहाँ भर्ती हुआ है, वहाँ पे थवाई बाबू हैं उनके बच्चे का भर्ती लिया गया है। मतलब कुल मिला के स्टाफ के लोगों के अपने अपने बच्चों को हमें भर्ती करा लिए हैं। मेरे नॉलेज में अभी ये मैटर नहीं है, मैंने पेपर में पढ़ा है और डीओ से मैं पूछकर इसके बारे में फैक्ट फाइंडिंग करूँगा, उसके बाद इसमें कुछ कहना ठीक रहेगा। अभी कुछ समाचार पत्रों में अनुदान प्राप्त स्कूल में भर्ती पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा की गई है, ऐसा समाचार मिला है और मुझे अभी उसकी जानकारी नहीं है कि उन्होंने इस संबंध में अनुमति ली है कि शासन का कोई निर्देश था कि नहीं है, ये तो पूरा जांच का विषय है। किन्नरों का नाम आते ही लोगों के मन में मांगलिक कार्यक्रमों में नाचने गाने वालों की छवि आ जाती है, लेकिन रायपुर की विद्या राजपूत ने किन्नरों को नाचने गाने की छवि से निकालकर सामान्य जन के बीच कंधे से कंधा मिलाकर जीना सिखा दिया। उनकी प्रेरणा का ही असर है कि आज इस समुदाय के लोग पुलिस में भर्ती होकर न केवल मुस्तैदी से ड्यूटी कर रहे हैं बल्कि अन्य लोगों के लिए एक मिसाल भी पेश कर रहे हैं।
केंद्र सरकार द्वारा शासकीय संपत्ति को बेचने की तैयारी के खिलाफ अब कांग्रेस मोदी सरकार को घेरने की तैयारी में है। जांजगीर जिला कांग्रेस कमेटी ने प्रेस वार्ता लेकर केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया है। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी के इस योजना को किसी भी सूरत में सफल होने नहीं दिया जाएगा। केंद्र सरकार की गलत नीतियों को लेकर हम लोगों ने आज पत्रकार वार्ता में आप सामने में उपस्थित हुए हैं। जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने केंद्र की सरकार ने लगातार निजी कंपनियों के हाथ में दी जा रही है, रेल वायुयान से लेकर अन्य कंपनी को बेचकर हिंदुस्तान के साथ और हिंदुस्तान के जनता के साथ खिलवाड़ कर रही है, इसके विरोध में हम लोगों ने आज पत्रकार वार्ता लिया है। हम यही सवाल उनसे कहने आए हैं और ये माध्यम से बताना चाहते हैं कि निजी हाथों में देना बंद करें, चूँकि देश की सुरक्षा की बात है और देश के मान सम्मान की बात है, स्वाभिमान की बात है। और जिस प्रकार से आपने विनाश की एक रुख अपनाया है, इसको हम लोग विरोध करते हैं। इधर गरियाबंद की आबकारी विभाग की टीम ने क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में दबिश देकर बड़ी मात्रा में अवैध शराब जब्त की है। विभाग ने इस मामले में 12 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर उनके पास से 130 लीटर हाथ भट्टी की कच्ची महुआ शराब और 2100 किलो महुआ लहान भी जब्त किया है। आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। राजधानी रायपुर में महिलाओं और बच्चियों के साथ अनाचार की घटनाएं तेजी से बढ़ रही है। धरसींवा थाना इलाके में 2.5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की कोशिश का मामला सामने आया है। थाना धरसींवा अंतर्गत सिलतरा चौकी क्षेत्र में एक दुष्कृत्य की घटना हुई है, जिसमें एक 2.5 साल की बच्ची के साथ उसका एक परिचित युवक ने दुष्कृत्य करने की कोशिश की है। इसमें 376, 511 और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है और आरोपी जो 19 साल का है उसको गिरफ्तार करके उसको न्यायिक रिमांड पे भेजा गया है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी से गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व बनाने की अनुमति मिल गई है। छत्तीसगढ़ सरकार के नोटिफिकेशन के बाद टाइगर रिजर्व अस्तित्व में आ जाएगा और भारत का 53वां टाइगर रिजर्व कहलाएगा। वन औषधियों से घिरे इस पार्क में बाघ, तेंदुआ, गौर, चिंकारा, मैना आदि पाए जाते हैं। वर्तमान में इस उद्यान क्षेत्र के भीतर 35 राजस्व गांव में चेरवा, पांडो, गोंड, खैरवार और अगरिया जनजाति भी निवासरत है। ये छत्तीसगढ़ राज्य के लिए बड़ी गौरव की बात है और जितने भी हमारे राष्ट्रीय अभयारण्य हैं इनका एक विशेष दर्जा होता है। तो जब राष्ट्रीय अभयारण्य कोई स्थान घोषित होता है तो उसके लिए एक तो राज्य सरकार भी और अधिक ध्यान दे पाती है और भारत सरकार से NTCA से भी इसके लिए राशि अतिरिक्त प्राप्त होती है। दूसरा ये है कि इसके संरक्षण के लिए भी कड़े प्रावधान होते हैं। तो और इसमें जो क्षेत्र निदेशक होते हैं वो वन संरक्षक या मुख्य वन संरक्षक स्तर के अधिकारी ही होते हैं। तो उससे क्या है कि उसको और अधिक अनुभवी अधिकारी उसका नियंत्रण कर पाते हैं और विशेष अमला इसके लिए पदस्थ हो जाता है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी राज्य शासन और वन विभाग के लिए उपलब्धि है और इससे जो है वहाँ चूँकि उधर से जो है सीधी का संजय नेशनल पार्क जुड़ा हुआ है और इधर भी जो है अन्य वन के बृहद क्षेत्र हैं जिनमें कि बाघों का संरक्षण आवश्यक है। तो इसके लिए और सघन गश्त हो पाएगी, इसलिए ये बहुत ही एक अनुकरणीय उदाहरण है। और इस क्षेत्र का जो भौगोलिक और जो जलवायु और वहाँ के जो वनस्पति संपदा है और उससे जो है उसका भी संरक्षण होगा और बाघों के लिए जो एक पिरामिड का प्रे बेस स्ट्रक्चर है वो निर्मित होगा। तो इससे आगे हमारे राष्ट्रीय बाघ संरक्षण परियोजना के लिए भी और छत्तीसगढ़ राज्य के लिए भी अन्य सुविधाएं उपलब्ध हो पाएंगी। पखांजूर में मक्के के खेत में संदिग्ध अवस्था में एक महिला की लाश मिली है। घटना की सूचना मिलते ही पखांजूर पुलिस घटना स्थल पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए VIP न्यूज़।